भारत में जो जाति व्यवस्था आज है, क्या यही जाति व्यवस्था सदियों से रही है या ये कुछ आमाचूल परिवर्तन के बाद ये व्यवस्था हमें देखने को मिल रही है? तो अगर हम बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन के समाप्ति के साथ ही वैदिक एज प्रारंभ होता है और इस वैदिक एज में हमें आर्यन का आगमन भारत में देखने को मिलता है और उन्हीं के आगमन के साथ हमारे ग्रंथ ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा और सामवेदा देखने को मिलते हैं और इन्हीं के साथ साथ वो इस समुदाय, भारत के समुदाय को एक व्यवस्थित वर्ण में ढालने का प्रयास करते हैं, जिसे वो नाम देते हैं वर्णा सिस्टम, अर्थात वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था जो है वो कर्म पर आधारित थी। कर्म पर आधारित इस प्रकार से थी कि भारत में समूचे समुदाय को चार वर्णों में विभाजित किया गया, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों में विभाजित किया गया। और ये 4 वर्ण कर्म के आधारित पर विभाजित किए गए कि वे व्यक्ति, वे लोग जो धार्मिक कार्य कर रहे हैं या फिर शिक्षा संबंधी कार्य कर रहे हैं वो कहलाएंगे ब्राह्मण। जो वर्ण रक्षा संबंधी कार्य कर रहे हैं या शासन प्रशासन संबंधी कार्य कर रहे हैं वो कहलाएंगे क्षत्रिय। जो वर्ण व्यवसाय संबंधित कार्य कर रहे हैं, कृषि संबंधित कार्य कर रहे हैं, पशुपालन संबंधित कार्य कर रहे हैं, वो वर्ण कहलाएगा वैश्य। और जो वर्ण ऊपर के तीनों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों की जो हेल्प करेगा, इन तीनों का जो सहायता करेगा, वो वर्ण कहलाएगा शूद्र। अब वर्ण व्यवस्था की खासियत ये थी कि वर्ण एक ही परिवार में आपको चारों प्रकार के वर्ण देखने को मिल सकते हैं। क्यों, कैसे? मान लीजिए किसी भी परिवार में पुरुष जो है वो बिजनेसमैन है, वो जो है उसके कोई शॉप है, तो वो कहलाएगा वैश्य। ठीक। मान लीजिए परिवार में कोई और सदस्य है जो रक्षा संबंधी कार्य में है या शासन प्रशासन में है, जो सरकार में है, वो कहलाएगा क्षत्रिय। मान लीजिए कोई और व्यक्ति है उसी परिवार का जो शिक्षा संबंधी कार्य कर रहा है या धार्मिक संबंधी कार्य कर रहा है, तो वो कहलाएगा ब्राह्मण। और मान लीजिए घर में कोई है जो इन तीनों की क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए माता है, तो घर में जब सभी कार्य करके आते हैं तो माता उनकी हेल्प करती हैं, तो माता क्या हुई? माता हुई शूद्र। तो आपको एक ही परिवार में चारों वर्ण देखने को मिलते थे उस समय में। अब हम बात करते हैं छठी ईसा पूर्व की, 6th BCE में, जब बाहरी आक्रमणकारियों ने आक्रमण प्रारंभ किया और अपना साम्राज्य भारत में विस्तारित करना प्रारंभ किया। तब होता क्या है, चाहे वो ईरानी हो, ईरानी की बात चाहे यूनानी हो, तो जब उन्होंने अपना पांव भारत में पसारना प्रारंभ किया और यहाँ के प्रांतों को जीतकर यहाँ पे शासन करना प्रारंभ किया, क्योंकि वो शासन किस पर करेंगे? समाज पर करेंगे। और अगर वो समाज पे शासन कर रहे हैं तो समाज का हिस्सा बनना चाहेंगे। तो ये जो वर्ण व्यवस्थाकार थे, जो ये वर्ण के जो रचनाकार थे, उन्हें ये डर सताने लगा कि इन बाहरी आक्रमणकारियों को भी हमें अपने इस व्यवस्था में शामिल करना पड़ेगा। तो उन्हें अपने इस वर्ण व्यवस्था में शामिल न किया जाए, इसके लिए उन्होंने इस वर्ण व्यवस्था में कुछ आमाचूल परिवर्तन किए और उस आमाचूल परिवर्तन करके इस व्यवस्था को एक नया आयाम दिया और इसका नाम रखा जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था। और इस वर्ण व्यवस्था हमारी कर्म आधारित थी, लेकिन ये जो जाति व्यवस्था बनी, ये बनी जन्म आधारित। वर्णा सिस्टम बाय बर्थ नहीं थी, वो बाय वर्क थी। ये जो आपका कास्ट सिस्टम बना, ये बाय वर्क ना होकर क्या बनी? बाय बर्थ। अब जब ये बाय बर्थ हो गई तो ये हुआ कि जो ब्राह्मण के घर पैदा होगा वो ब्राह्मण होगा, जो क्षत्रिय के घर पैदा होगा वो क्षत्रिय, जो वैश्य के घर पैदा होगा वैश्य, और जो शूद्र के घर पैदा होगा वो शूद्र कहलाएगा। इससे हुआ क्या? बाहरी जो आक्रमणकारी थे उनका इस व्यवस्था में घुस पाना मुश्किल हो गया। इसीलिए इस व्यवस्था का नाम रखा गया जाति। जाति मतलब जो कभी नहीं जाती, वो होती है जाति। अच्छा, आज का भारत अगर फिर से अपने उसी वेदांत की ओर लौटे, उसी वेद की ओर लौटे, तो भारत फिर से विश्व गुरु बनने से उसे कोई नहीं रोक सकता। कैसे? अगर भारत फिर से उसी वर्ण व्यवस्था को अपना ले, ये जो जाति आज आपको दिख रही है, अगर वो फिर से वर्ण आधारित हो जाए, अर्थात कर्म आधारित हो जाए, तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद।